चलिए, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है? अल्टरनेटिंग करंट अपन ने स्टार्ट किया है हमने, और हमने काफ़ी कुछ कर लिया था। हम इंडिविजुअल आर सर्किट, सी एंड एल सर्किट्स के बारे में हमने नॉलेज ले ली, और हमें ये भी पता है कहाँ करंट लीड करती है और कहाँ लैग। आर में सेम फेज़ है, कैपेसिटर में करंट आगे है 90 डिग्री से, इंडक्टर में करंट पीछे है। ठीक, इतना क्लियर होना चाहिए आपको। अब देखो करना क्या है, हम इन्हीं को यूज़ करके अब हम कंबाइन करेंगे, इन्हीं सर्किट के कॉम्बिनेशंस पढ़ेंगे। क्या क्या कॉम्बिनेशंस होते हैं? दो ही है, एक आर एल पढ़ा जाता है और एक आर सी। देखो क्या लगता है नई चीज़ है? बिल्कुल नहीं। अगर तुम सॉरी थोड़ा सा भी एसी को समझते हो तो तुम्हें इनमें दिक्कत नहीं आएगी, बस तुम्हें थोड़ा सा अपनी मैथमेटिक्स को समझाना पड़ेगा। और मैथ प्लस फेजर डायग्राम, अगर तुम दो की मदद ले लोगे तो तुम्हारा पूरा एसी सॉल्व हो जाएगा। इसमें कोई बहुत फिजिक्स अप्लाई नहीं होती है। देखो कॉम्बिनेशंस हमेशा जब भी आते हैं तो फेजर डायग्राम ही हमें सारी कैलकुलेशंस देता है। इसका मतलब मुझे कोई एसी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, मैं आपसे कहूँगा फेजर डायग्राम। यही सारे फार्मूलों को ड्राइव करता है। ऐसे समझो तुम कि अगर तुम्हें फेजर डायग्राम कंबाइंड करना आता है, कि हम फेजर डायग्राम को क्या कर पाएँ, कंबाइंड कर पाएँ। जैसी सर्किट होगी वैसा कॉम्बिनेशन। आर एल है तो आर एल के फेजर को कंबाइंड करना है, आर सी है तो आर सी के फेजर को कंबाइंड करना है, आर एल सी है तो तीनों के कंबाइंड करना है। तो दिमाग में थोड़ा सा प्रिपरेशन करो। इसमें बहुत ज़्यादा एसी में तुम बहुत कॉन्सेप्टली फील नहीं कर पाओगे, है ना। एसी में कॉन्सेप्टली फीलिंग ज़्यादा नहीं होती है, बट मैथमेटिकल अप्रोच सबसे बेहतर होती है कि हम मैथमेटिकल अप्रोच और फेजर डायग्राम में कितना क्लियर है। अगर तुम क्लियर हो तो तुम्हारे सारे सवाल होते चले जाएंगे, और अगर क्लियर नहीं हो तो तुम समझ नहीं पाओगे कि कैसे कैलकुलेट करें। ज़्यादातर बच्चों को दिक्कत क्या होती है, वो फिजिक्स की क्लैरिटी चाहते हैं, फेजर यहाँ पे वो क्लैरिटी नहीं है। सिंपल सी बात है, जो सच है वो बता रहा हूँ, है ना। बैटरी का 200 वोल्ट है, इंडक्टर पे 2000 आएगा तो कोई क्लैरिटी विजिबिलिटी नहीं, क्यों आया कैसे मालूम नहीं, आ रहा है। तो आ रहा है तो तुम्हें समझना पड़ेगा कि जो कुछ चल रहा है पूरे बैकग्राउंड में एसी के, उसमें सिर्फ फेजर डायग्राम चल रहा है, और वो बेसिक नॉलेज जो तुम आर एल सी की ले चुके होते हो। ठीक है ना। देखो ये फेजर डायग्राम किसका है मैं पूछूं तो, दिस इज कॉल्ड वी नॉट, दिस इज कॉल्ड आई नॉट। तुम कहोगे सेम फेज है, रेजिस्टेंस का है। मैं कहूँ ये फेजर किसका है, तुम कहोगे एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, या हॉरिजॉन्टल से क्लॉकवाइज सेंस में वोल्टेज आया तो वोल्टेज लैग कर रहा है, दिस इज कॉल्ड कैपेसिटिव सर्किट। बहुत ध्यान से सुनना। मैं कहूँ ये किसका फेजर डायग्राम है, तुम कहोगे हॉरिजॉन्टल से करंट से वोल्टेज एंटी क्लॉकवाइज मतलब आगे है, दिस इज कॉल्ड इंडक्टिव सर्किट। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि ये तीन फेजर इंडिविजुअल मैंने तुमको बताए थे, आर सी और एल के। तुम्हें सब क्लियर हो गया था, मैंने तुमको सारी बात की थी। यहाँ पे एक टर्म आता है एक्स सी विच इज़ 1/ओमेगा सी 1/2 पाई एफ सी। यहाँ आता है एक्स एल ओमेगा एल या 2 पाई एफ एल। और इतनी बातें हो गई हैं कि हाँ ये जो टर्म्स हैं इनमें क्या होता है, ये टर्म्स होते हैं इनमें वैल्यूज़ डिपेंड करती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी पे। ये सब बातें भी की थी। तो तुमको यहाँ तक समझा था कि कहाँ पर डीसी ब्लॉक हो जाती है, कहाँ पर एसी ब्लॉक हो जाता है। तो डीसी को ब्लॉक करने वाला कौन है, कैपेसिटर। एसी को ब्लॉक करने वाला हाई फ्रीक्वेंसी एसी को इंडक्टर। इतनी बातें तो हमने की हुई थी, और ये भी बोला था कि एक्सएल एक्सी ये इंडक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस होते हैं। इनको रेजिस्टेंस नहीं बोलते, इनको रिएक्टेंस बोलते हैं। ये सारी बातें हो गई। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं दो काम करता हूँ। एक तो मैं तुमको समझा फेजर डायग्राम कंबाइन करना आना चाहिए, और पाइथागोरस लगाना आना चाहिए, पाइथागोरस थ्योरम। तुम कुछ भी चाहते हो, पूरा एसी, पूरा का पूरा एसी बस इन्हीं दो बातों से कैलकुलेट हो जाएगा। कोई बहुत फिजिक्स नहीं पढ़नी है, बस तुम्हें बेसिक्स मैथ चाहिए। समझाता हूँ। हम स्टार्ट करते हैं आर एल सर्किट। सिंपल है, आर एल सर्किट। आ जाओ, मैं क्या बनाऊंगा, आर बनाऊंगा, इंडक्टर बनाऊंगा, एसी लगा दूंगा। इनपुट वोल्टेज V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, आर इंडक्टर एल सेल्फ इंडक्टेंस, बस हो गया। दिस इज व्हाट कॉल्ड इनपुट वोल्टेज। कैसा वोल्टेज है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज है। ओमेगा क्या है इसकी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। वी नॉट क्या है, उस वोल्टेज की पीक वैल्यू है, और वी क्या है, इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू। सारी बातें मैंने कर ली है तुमसे, है ना। अब मैं तुमसे कहता हूँ मुझे करंट की इक्वेशन चाहिए। किसकी चाहिए, करंट की। कुछ नहीं करना,
सबसे पहले तुम फेजर डायग्राम बनाओगे, कुछ भी निकालने के लिए फेजर डायग्राम। हमें दो डायग्राम को कंबाइन करना है, किसके किसके, आर के और एल के। देखो मैं करंट को मान लेता हूँ हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, दिस पीक करंट इन आर एल सर्किट इज आई नॉट। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अगर एक करंट है तो अब मेरे पास दो वोल्टेज है ना, एक कौन है वी एल, एक कौन है वी सी। कुछ वोल्टेज ड्रॉप आर पे होगा, कुछ सी, कुछ एल पर होगा। तो देखो फेजर को लाओ चिपका दो। अगर मैं आई नॉट के साथ रेजिस्टेंस का क्या होगा, तुम कहोगे ये वी आर नॉट होगा। अब देखो फेजर डायग्राम सेट हुआ सही से कि नहीं। सर्किट की करंट और रेजिस्टेंस का वोल्टेज एक फेज में होते हैं, जबकि जो करंट जा रही है इंडक्टर में वो तो आई नॉट है, दोनों में सेम रहती है, तो आई नॉट में इंडक्टर में करंट होगी। जो इंडक्टर का वोल्टेज होता है वो करंट से 90 डिग्री आगे होता है। दिस इज कॉल्ड फेजर डायग्राम। सर्किट की करंट बनानी है, वी आर वी एल बनाना है, ठीक है ना। ओके, आई नॉट तो आई नॉट ही रहेगा, इसमें कोई फर्क। अब मैथमेटिक्स का अप्रोच करो। ये दिस कैलकुलेशन लाइक अ वेक्टर कैलकुलेशन, वेक्टर क्वांटिटी नहीं, कैलकुलेशन वेक्टर की तरह होती है। कैसे देखो, देखो मेरे पास सर्किट के दो रजिस्टर वोल्टेज है, एक वी आर है एक वी एल है। तो सर्किट का वोल्टेज कैसा आएगा, तुम कहोगे सर्किट का वोल्टेज इनके कहीं बीच में होगा। दिस इज कॉल्ड वी। नॉट हटा देते हैं क्योंकि ये पीक जरूरी नहीं है, आई हटा, ठीक है ना। चलो ये सही। अब मैं तुमको समझा देता हूँ। तुमने कहा हाँ सर ये वी आर क्या है, मैं कहूँगा रेजिस्टेंस पर वोल्टेज वी आर। सर ये वी एल क्या है, इंडक्टर पर वोल्टेज। सर वी क्या है, दिस इज कॉल्ड सर्किट वोल्टेज, सर्किट का नेट वोल्टेज है। आपको ये कैसे होगा, तो फिर मैं कहूँगा दिमाग मत लगाओ, वेक्टर लगाओ, ठीक है ना। वी आर वी एल तो नेट उनके बीच में वेक्टर लगाओ, लगा लिया। थोड़ा सा दिमाग खपाते हैं। दिस एंगल इज कॉल्ड फाई। व्हाट इज फाई, सर्किट करंट एंड सर्किट वोल्टेज के बीच का फेज डिफरेंस। इसका मतलब जो अभी तक फेज डिफरेंस 90 या 0 आता था, आर एल सर्किट में अब 90 0 नहीं रहेगा, बल्कि सर्किट का वोल्टेज और सर्किट की करंट के बीच कुछ फेज डिफरेंस होगा। जिसमें एक बात प्रोमिनेंट होगी कि जो सर्किट का वोल्टेज है वो फाई से क्या है, लीड कर रहा है, लेकिन 90 नहीं है। इंडक्टर होता प्योर तो ये 90 होता, रेजिस्टेंस प्योर होता तो ये 0 होता, बट अब 90 और 0 के बीच में होगा। तो करना क्या है, वी आर बनाना है, वी एल बनाना है, नेट उसके बीच में, वी आर लेना है, वी सी लेना है, नेट उसके बीच में। क्लियर हो गया। चलो पाइथागोरस लगो। पहला फॉर्मूला, व्हाट इज अ वोल्टेज ऑफ सर्किट। तुम कहोगे अंडर रूट, वो वेक्टर फॉर्म में कैसे कैलकुलेट करता है, या पाइथागोरस लगा दे। ये वी एल है तो ये भी क्या हो गया वी एल, तो वी बराबर क्या हो गया, वी आर का होल स्क्वायर प्लस वी एल का होल स्क्वायर। पहला फॉर्मूला हो गया, बिल्कुल सर। दूसरा बताइए, आ जाओ। अब सवाल है, सर्किट की दो टर्म्स होते हैं। सर्किट का इम्पीडेंस, जेड को क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस। व्हाट इज इम्पीडेंस, जब एक से ज़्यादा मेंबर होते हैं तब उनका अलग अलग रेजिस्टेंस होता है। एक का आर होता है, एक का एक्सएल होता है, एक का एक्सी होता है। अब उन्हीं के कॉम्बिनेशंस को हम कहते हैं इम्पीडेंस, कि नेट सर्किट का कितना रेजिस्टेंस है। दिस इज कॉल्ड सर्किट्स नेट रेजिस्टेंस। अब सोचो तुम्हारे पास क्या क्या है, तुम्हारे पास आर है, तुम्हारे पास एक्सएल है। जैसा डायग्राम वोल्टेज का बनता है वैसे ही डायग्राम सेम रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस का बनता है। सेम है, जैसे जहाँ वी आर है वहाँ तुम आर ले लो, जहाँ वी एल है वहाँ उसका रिएक्टेंस एक्सएल ले लो। अब जहाँ सर्किट का वी है वहाँ सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस जेड, इम्पीडेंस ले लो जेड। फाई ये है, फाई ये रहा। इसका मतलब जहाँ जहाँ वोल्टेज होगा एसी में, जहाँ जहाँ वोल्टेज वहाँ वहाँ उसका रेजिस्टेंस। सिंपल सी बात है, जहाँ जिसका वोल्टेज वहाँ उसका रेजिस्टेंस। अब सोचो जेड इम्पीडेंस है, तो अब अगर मैं जेड पर पाइथागोरस लगाऊं तो ये वैल्यू तो एक्सएल हो गई, ये आर हो गई। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जेड, तुम बोलोगे आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का होल स्क्वायर। इसका मतलब यहाँ इम्पीडेंस जुड़ते नहीं है कि सीरीज है तो जुड़ जाएगा, यहाँ कुछ करंट के जैसा नहीं, यहाँ सब कुछ में बस डायग्राम है और पाइथागोरस है। फेजर डायग्राम, पाइथागोरस, वेक्टर की एडिशन की फीलिंग लेनी है। उम्मीद है समझ में। अगर तुम ये दो चीज़ें अपने दिमाग में सेट कर लो कि द डायग्राम ऑफ वोल्टेज एंड डायग्राम ऑफ द इम्पीडेंस एंड रेजिस्टेंस, तुम्हारा सारा सवाल इसी का हो जाएगा। दो फॉर्म बन गई, आगे बढ़ो। मैं कहूँ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फेज डिफरेंस। अब क्योंकि फेज कितना नहीं होगा, 90 नहीं होगा, उनके कुछ बीच में रहेगा, क्योंकि ये वी आर है ये वी एल है, तो इसके बीच में नेट वोल्टेज मिलता है। तो tan फाई बराबर क्या मिलेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस वी एल बाई वी आर। जहाँ जिसका वोल्टेज वहाँ उसका रेजिस्टेंस, वी एल की जगह एक्सएल, वी आर की जगह आर।
n5 हो गया। मेरे से बोले cos फाई की वैल्यू बता दो, व्हाट इज पावर फैक्टर, तो मैं कहूँगा अच्छा cos फाई चाहिए। फेजर डायग्राम से देख लो, चाहे वोल्टेज से चाहे इम्पीडेंस डायग्राम से। बोल बेटा cos फाई बराबर तुम बता दो, अगर फाई है तो बेस अपॉन हाइपोटेनस वी आर बाई वी या आर बाई जेड। वी आर का था रेजिस्टेंस का वोल्टेज, तो आर क्या है रेजिस्टेंस, वी क्या है सर्किट का वोल्टेज, तो सर्किट का इम्पीडेंस। 4 फॉर्मूले हो गए, वी का सर्किट का नेट, इम्पीडेंस का, फेज डिफरेंस का और पावर फैक्टर। और ये क्लियर हो गया कि वोल्टेज आर एल सर्किट में लीड करता है, करंट लैग करती है बट 90 से नहीं, कुछ एंगल बिटवीन 0 एंड 90। गुड, दिस इज कॉल्ड आर एल सर्किट। ठीक, बस याद रखना, अब एक्सेल की वैल्यू निकालनी है तो एक्सेल बराबर क्या होता है ओमेगा एल या कितना 2 पाई एफ एल। तो जैसा सवाल होगा वैसा काम कर लेना। एक्सेल डिपेंड्स ऑन ओमेगा, अगर मैं ओमेगा को बढ़ाऊंगा तो एक्सेल भी बढ़ेगा, बट आर डजंट डिपेंड। तो यहाँ सब कुछ पाइथागोरस और वेक्टर की तरह होता है। बस तुम एक बार फेजर डायग्राम बना लो तो वेक्टर फॉर्म से वी निकाल लो, जेड निकाल लो, पाइथागोरस अप्लाई करके। तो वेक्टर नहीं निकाल सकते तो पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हो, तो पाइथागोरस अप्लाई कर लो, ठीक है ना। पाइथागोरस अप्लाई करोगे आंसर आ जाएगा, हाइपोटेनस के स्क्वायर बराबर बेस के स्क्वायर परपेंडिकुलर के स्क्वायर। तो देखो कितना ईजी पड़ेगा तुम्हारे लिए। ये हो गई पहली। अब बिल्कुल सेम तुम्हें आरसी सर्किट बनाना है, बिल्कुल यही पैरेलल चलो। थोड़ा सा मान लोगे ना तो ए से जेब में आ जाएगी, लेकिन मान लो तो अब आरसी चाहिए। तुम सोचो आर का फेजर कैसे बनाओगे, दिस इज कॉल्ड करंट, सर्किट की करंट। और क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है तो तुम्हें पता है कि आर एल में करंट सेम होगी बट वोल्टेज अलग अलग होगा, ठीक है ना। एक बात और कर लेता हूँ, तुमसे कहे आई सर्किट बता दो तो तुम कहोगे वी सर्किट, सर्किट का टोटल वोल्टेज अपॉन सर्किट का टोटल इम्पीडेंस। ध्यान रखना, जैसा करंट वैसा वोल्टेज। पीक करंट चाहिए सर्किट की, सर्किट का पीक वोल्टेज रखोगे। आरएमएस करंट चाहिए सर्किट की, सर्किट का आरएमएस वोल्टेज निकलेगा। और अगर सर्किट की करंट चाहिए तो सर्किट का पूरा इम्पीडेंस रखोगे, ठीक है ना। तो हम क्या अप्लाई करेंगे, V बराबर आई इंटू रेजिस्टेंस, जिसका V उसका I उसका R। तो VL चाहिए तो L पर कितनी करंट है और उसका रेजिस्टेंस XL। Z चाहिए V बराबर IR, C चाहिए V बराबर I इंटू XC, जैसा वोल्टेज वैसा रेजिस्टेंस। अप्लाई कर लो। तो इसमें लोड नहीं है, मैं कहूँ सर्किट की करंट बताओ, कुछ डिफाइन ना करो तो आरएमएस करंट तुम बताओगे तो तुम सर्किट का आरएमएस वोल्टेज पकड़ोगे। कहाँ से आ जाएगा, पीक तो तुमको दिया ही है यहाँ से, वी आर एम एस बराबर वॉट वी नॉट बाई रूट टू। दिस इज वॉट इज वी नॉट बाई रूट टू, द आर एम एस ऑफ सर्किट। सर्किट का नेट वोल्टेज है आर एम एस में, वी नॉट क्या है सर्किट का नेट पीक वोल्टेज है, और वी एल और वी आर क्या है आर और एल पर वोल्टेज। क्लियर हो गया। तो जैसी करंट होगी वैसा वोल्टेज रखना पड़ेगा और वैसा ही तुम्हें जेड रखना पड़ेगा। सर्किट की करंट, सर्किट का वोल्टेज, सर्किट का जेड, ठीक है ना। किसी इंडिविजुअल का वोल्टेज तो इंडिविजुअल की करंट, इंडिविजुअल का रेजिस्टेंस। तो करंट तो सेम ही है सबके, चाहे सर्किट करंट हो, चाहे सर्किट आर पर करंट हो, चाहे एल पर करंट हो, सब सीरीज एलसीआर पढ़ना है। नेक्स्ट हो, क्लियर। तो ये कोई सवाल पढ़ो सुकून से। तो अब बोले करंट बता दो, कुछ ना डिफाइन करे तो आरएमएस करंट चाहिए। सर किसकी करंट चाहिए, सर्किट की करंट चाहिए। तो सर्किट का आरएमएस वोल्टेज कहाँ से मिल जाएगा, दिया होगा सवाल में इक्वेशन या बताया गया होगा। फिर जेड के नाम पे क्या रखना, तो सर्किट की करंट है तो सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस, जिसको क्या बोलते हैं इम्पीडेंस बोलते हैं। क्या जुड़ जाता है इम्पीडेंस, नहीं, वो भी पाइथागोरसली यूज़ करते हैं। फार्मूला याद कर लेना है, शॉर्ट नोट्स ही है बिल्कुल। आगे बढ़ो, आरसी का फेजर बनाओ, समझ में आया, आरसी का फेजर बनाओ। दिस इज व्हाट आई, सर्किट की करंट, सीरीज है आरसी, वी क्या है सर्किट का इंस्टेंटेनियस। दिस इज कॉल्ड सर्किट वैल्यूज ना। हमने सर्किट को कितना दिया, ये इंडिविजुअल नहीं। यहाँ क्या है तुम्हारा वी आर, यहाँ क्या है वी सी। अगर ये आई है तो ये तुम्हारा वी आर हो गया, अगर ये वी आर है तो वी सी कहाँ होगा, फेजर डायग्राम में जाके देखो, करंट से 90 डिग्री पीछे। अब तुम्हारा सर्किट वोल्टेज कहीं बीच में हुआ, दिस इज व्हाट, ये वी सी है तो ये वी सी हो गया, दिस इज कॉल्ड फाई। यही सी, बस यही लर्न करना है तुझे। बढ़ो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सर्किट वोल्टेज वी। तो तुम कहोगे पाइथागोरस लगा देते हैं, तो वी बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर का रूट। तो क्या लिखोगे, वी आर स्क्वायर प्लस वी सी का होल स्क्वायर। अब सवाल है कौन सा वोल्टेज है, सिंपल है, कोई लोड नहीं है। अगर तुम्हें सर्किट का आरएमएस चाहिए तो सभी का आरएमएस रखोगे, सर्किट का पीक चाहिए तो पीक से पीक निकलता है यार आरएमएस से आरएमएस। तो जैसी वैल्यूज तुम आर एल सी की रखोगे वैसा ही भी तुम्हारे पास आ जाएगा। तो पीक पूछे तो पीक वैल्यूज रख लेना, आरएमएस पूछे तो आरएमएस। तो इसमें टफनेस नहीं है, इसमें मत सोचना क्या रखूँ, कुछ नहीं बताया तो आरएमएस निकालना है, तो आरएमएस वैल्यूज पर ही निकलेगा। आरएमएस करंट चाहिए तो आरएमएस वोल्टेज चाहिए, करंट सर्किट की है तो वोल्टेज भी सर्किट का होगा, सिंपल है। अगर मेरे को रेजिस्टेंस पर वोल्टेज बताओ तो रेजिस्टेंस पर वोल्टेज चाहिए तो रेजिस्टेंस की करंट,
रेजिस्टेंस की वैल्यू। अब रेजिस्टेंस की करंट और सर्किट की एक ही करंट, क्योंकि सब सीरीज है, जितना सर्किट में बहेगा उतना ही आर में, उतना एल में, उतना सी में। व्हाट इज इट? कॉपी कर लो। वी आर की जगह आर स्क्वायर, वी सी की जगह एक्स सी का होल स्क्वायर। यहाँ भी पाइथागोरस है। व्हाट इज tan फाई? tan फाई तो लगा दो tan फाई। tan फाई की जगह पे क्या लगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस, क्या हो जाएगा? वी आर बाई वी सी, या वी आर की जगह आर, वी सी की जगह एक्स सी। अब कोई मुझसे कहे कि वी आर वी सी में क्या रखोगे, तो देखो ऊपर पीक तो नीचे पीक, ऊपर आर एम एस तो नीचे, तो फार्मूले में जो वैल्यूज रखोगे वो सभी के लिए सेम रहनी चाहिए। ऐसा नहीं किसी का पीक पकड़ ले किसी का आर एम एस, सबका पीक या सबका आर एम एस। ओके, तो मैं tan फाई पीक वैल्यूज से भी ला सकता हूँ आर एल सी के, और आर एम एस वैल्यूज से भी आर सी के ला सकता हूँ। तो ये तीन प्रोमिनेंट वैल्यूज हैं, समझो इस बात को। या तो मैं आर एम एस की कैलकुलेशन में चलूँगा या तो पीक में चलूँगा, जो चाहिए होगा वही काम करेंगे। बोले tan फाई बराबर वी आर बाई वी सी। वी आर क्या है? क्या हुआ नहीं होता है। अब यार वी आर वी सी पीक रख लेंगे आर और सी पर, कि आर सी का कितना पीक वोल्टेज है इंडिविजुअल, या दोनों का आर एम एस की, दोनों पर आर और सी पर इंडिविजुअली आर एम एस वोल्टेज क्या है। डन। ओके, व्हाट इज कॉस फाई? तो आर बाई जेड, या वी आर बाई वी जेड, वी। बस अब यहाँ पे आर तो आर ही रहा, जेड में फर्क आ जाएगा। वहाँ जेड बराबर था अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, यहाँ क्या हो गया? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और नो मोर, तुम बोलोगे नहीं। एक्स सी बराबर 1/ओमेगा सी, या 1/2 पाई एफ सी, डिपेंड करके। अगर मैंने फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया, बात हो चुकी है, तो कैपेसिटेंस रिएक्टेंस डिक्रीज करेगा। अगर मैंने फ्रीक्वेंसी को कम किया इंडक्टर में, तो कैपस इंडक्टिव रिएक्टेंस इंक्रीज करेगा। उम्मीद है तुम समझ गए। ये है तुम्हारा छोटा सा नोट्स। अब जाके आर एल आर सी के सवाल करो। बस ध्यान रखना है फेजर डायग्राम प्लस, ये बात नहीं बोलनी, फेजर डायग्राम प्लस पाइथागोरस कंबाइंड कर दो, सारे फॉर्मूले ड्राइव कर दो। अगर तुम वोल्टेज का फेजर बना सकते हो तो जस्ट इम्पीडेंस का बना दो, जहाँ जिसका वोल्टेज वहाँ उसका रेजिस्टेंस। तो वी की जगह पे सर्किट वोल्टेज की जगह पे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस जेड आ जाएगा, जिसको इम्पीडेंस बोल रहे हो। वी आर की जगह पे आर आ जाएगा, वी एल की जगह पे एक्स एल आ जाएगा, वी सी की जगह पे एक्स सी आ जाएगा। ट्राइंगल बना लो, ये दो पैरेलल चीज़ें, तो दोनों की वैल्यूज क्या होगी? सेम। तो वी एल, ये भी वी एल। ऐसे ही मैंने इसका पैरेलल एक्स एल का बना दिया, और यहाँ पे हो, यहाँ पे फिर फेजर ले लिया मैंने। ये देखो ये वी सी है, तो ये भी क्या हो गया? वी सी, दोनों पैरेलल है एक दूसरे के। ट्राइंगल बन गया। ट्राइंगल पे क्या अप्लाई करो? पाइथागोरस का लॉ अप्लाई करो, थ्योरम को, और जो चाहिए यहाँ से कैलकुलेट कर लो। क्या सब एक जैसे फार्मूले? बस यहाँ एक्सएल आता है, एक्स सी आता है, वहाँ वी एल आता है, वी सी आता है। मैं कहूँ सर्किट का आरएमएस बता दो, रेजिस्टेंस का आरएमएस, कैपेसिटेंस का आरएमएस, ठीक है ना। मैं कहूँ सर्किट का पीक बता दो, सर्किट तो रेजिस्टेंस का पीक वोल्टेज, कैपेसिटर का पीक वोल्टेज, बस वही वैल्यूज आनी है। tan फाई किससे निकालूँ? पीक से आरएमएस से, या दोनों का पीक पकड़ लो, दोनों का आरएमएस पकड़ लो। मुझे सर्किट का आरएमएस करंट चाहिए, तो सर्किट का आरएमएस वोल्टेज, सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस जेड। मुझे सर्किट की पीक करंट चाहिए, तो सर्किट का पीक वोल्टेज, सर्किट का रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस एक ही होता है, पीक आरएमएस तो रेजिस्टेंस में होता नहीं। कहाँ से निकलेगी सर्किट की पीक? इक्वेशन दे दो, सवाल दिया हो, इक्वेशन के फॉर्म में लिखा हुआ है, लैंग्वेज दे देता है सर्किट पर इतना वोल्टेज अप्लाई किया इसी करना। उम्मीद है तुम समझ पाओगे। दिस इज आर एल एंड आर सी सर्किट। tan फाई कॉस फाई जो चाहिए यहाँ से, हर चीज़ में या तो वोल्टेज से आंसर आ जाएगा या इंपीडेंस और रेजिस्टेंस आ जाएगा। जैसा सवाल होगा वैसा काम करना ही पड़ेगा। ये दो फ्रेम सेट करो, रिवाइज कर करके, जितनी बार लिख लोगे इसको, 5 बार लिख लो अपनी नोट्स में, रफ कर लो 5 बार, तुम्हारे वैसे छप जाएगा कि हाँ अब सर्किट का वोल्टेज निकालना है। तो आर एल सर्किट में क्या लिखूंगा? वी आर के स्क्वायर प्लस वी एल के स्क्वायर। सर क्या निकालूँ? सर्किट का आरएमएस निकाल दे भाई वोल्टेज, तो रेजिस्टेंस का आरएमएस वोल्टेज, इंडक्टर का आरएमएस वोल्टेज। पीक निकालना है तो दोनों का पीक ले ले, दोनों का पीक से पीक निकलेगा, आरएमएस से आरएमएस निकलेगा। क्लियर हो गया? ओके, ठीक है ना। चलो अब मैं तुमको इसके क्वेश्चंस करवाता हूँ, ठीक है ना। अभी तक तुमने आर एल आर सी पढ़ा, अब मैं दोनों के क्वेश्चंस लेता हूँ। मेरे पास ये PYQ आ गया। अब मैं सवाल तुमको देता जाता हूँ, तुम सवाल करोगे। देखो तो उन्होंने नीट में हमसे पूछा, किस पर बेस्ड है सवाल? आर एल एंड आर सी सर्किट, क्योंकि इंडिविजुअल इसके भी सवाल हैं। सीरीज LCR तो भरा ही पड़ा है, वो तो है ही, बल्क है वो, बट इंडिविजुअल इसके भी सवाल है। देखो सवाल किया, एक कैपेसिटर लिया, AC लगा दिया, सिग्नल हो गया AC का, 210 वोल्ट लिखा है, 50 हर्ट्ज लिखा है, ठीक। कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफैरड लिखा हुआ है, ये लिख के दे दिया मैं। उन्हें कहा पीक करंट बता दो सर्किट की क्या होगा, ठीक है। मतलब उन्होंने तुमको I0 पूछा, क्या लोगे तुम कहते हो I0 निकालना है सर्किट का, तो सर्किट का मुझे पीक वोल्टेज चाहिए, इनको सर्किट का रेजिस्टेंस कौन है यहाँ? C, तो XC। क्लियर हो गया। सवाल है क्या V0 दिया है, तो देखो ये वैल्यू लिख के दी गई, दिस इज व्हाट सर्किट वोल्टेज। कौन सा? RMS वोल्टेज। क्यों? कुछ नहीं बताए तो RMS होता है। कब आया था? नीट 2024 में। बहुत टफ सवाल, बहुत। RMS से क्या निकलेगा? पीक। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पीक? तो कुछ नहीं कि स्टैंडर्ड इक्वेशन मानते हैं, RMS बराबर
बोलो, सॉरी, पीक बराबर क्या होता है, √2 टाइम्स ऑफ VRMS डिवाइडेड बाई XC। √2 VRMS कितना, 210, XC 1/ωc। ओके, अब ओमेगा तो दिया नहीं है, तो या मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ, 1/2πfc। तो बोलो 2πfc ऊपर चला गया, तो √2 इंटू 210 इंटू 2 इंटू पाई इंटू एफ कितना 50 हर्ट्ज, सी कितना 10 माइक्रो। बस ये मल्टीप्लाई कर लो, तुम्हारा आंसर बन गया। देखो क्या क्या करना है। तो सब मल्टीप्लाई, क्योंकि 1 होता है ना तो ऊपर चला जाएगा। तो पाई है -6 है, तो देखो 1 2 3 3 जीरो उठा दिया, 21 आ गया। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको बना रहा हूँ √2 इंटू 21 गुणा 2 गुणा पाई गुणा 5 इंटू 10⁻³ 1 2 3। सही है, ठीक है। थोड़ा सा और सही करता हूँ, 21 दूना 42 इंटू 1.41 इंटू 3.14, ठीक है ना, इंटू 5 10⁻³ अब ये मल्टीप्लाई करके कैलकुलेशन कर लो। तो फिजिक्स थोड़ी टफ है, वैसे मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है हमको, चलो इतने टर्म्स में मल्टीप्लाई करना है, 5 42 1.41 3.14, है ना। तो करोगे तो देखो कैसे आसानी से सवाल होते चले जाएंगे। चलो नेक्स्ट हो, फिर 2020 में सवाल इंडिविजुअल पूछा गया नीट में। क्या पूछा है सर, ये पूछा कैपेसिटेंस 40 माइक्रोफैरड, ठीक है ना, और 200 वोल्ट है, सर्किट का वोल्टेज 200 वोल्ट है, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। आरएमएस वैल्यू बता दो करंट की। बोल IRMS बराबर सर्किट का RMS सर्किट का VRMS इंटू XC। ये क्या दिया गया, लूज वोल्टेज जो सर्किट का दिया गया, यही क्या है RMS कितना 200, 1/XC की जगह पे क्या लिखोगे, 1/1/2πfc ऊपर से लग गया, 200 गुणा 2 गुणा 3.14 गुणा 50 गुणा 40 10⁻⁻⁶। फिर मल्टीप्लाई कर लो, तो 3 मल्टीप्लाई कर लो, फिर कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। तो कैलकुलेशन थोड़ी टफ है, फिजिक्स थोड़ी टफ है, कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, 2-3 बार कैलकुलेशन है, ठीक। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन है। आगे और भी है, 16 में भी आया हुआ कि मेरे पास कैपेसिटर है, कैपेसिटिव सर्किट है, प्योर कैपेसिटिव, कौन आगे होगा। 2016 में सवाल आया कि प्योर कैपेसिटिव सर्किट है, बताओ लीड कौन करेगा। तो इसके दो आंसर्स है ना, या लीड करेगा या लैग करेगा। लीड कौन करेगा, करंट लीड करती है, लैग कौन करेगा, वोल्टेज कितने से, करंट या तो 90 से लीड कर रही होगी, ये बोलोगे, या बोलोगे वोल्टेज 90 से लैग करेगा। तो वोल्टेज लैग करेगा तो करंट अगर हॉरिजॉन्टल है तो क्लॉक वाइज सेंस में नीचे जाके वोल्टेज बनेगा। डन है, ठीक है, हो गया। ऐसे 2-3 सवाल थे सिर्फ एक्सेल और एक्सी के, कर लेंगे। ये हो गया तुम्हारे एक्सेल, RL और RC सर्किट्स, ठीक है ना। आगे बढ़ो, नेक्स्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, सीरीज LCR सर्किट। अगर तुम्हें थोड़ी सी भी समझ है तो फेजर डायग्राम कंबाइन करो, केसेस बनाओ, एक्सेल ग्रेटर देन XC, एक्सेल लेस देन XC एंड एक्सेल बराबर XC, सवाल हो जाएंगे। ठीक, चलिए।